हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की नहीं है ना। उनका ये कि सर हमारा मेन एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कितने दिनों में हमारे को सिलेबस कंप्लीट करना होगा, है ना। मेन एग्ज़ाम के लिए टारगेट मार्क्स क्या हो सकता है, या फिर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे को कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कितने घंटे पढ़ने से हम सर टेक्नीशियन ग्रेड थर बन जाए, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक अपन डिटेल में वीडियो बना करके बच्चों को जानकारी दें। और कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो बच्चे इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को अगर आप छोड़ते हो तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे और आप अपना सिलेक्शन हो थोड़ा सा इजीली ले पाओगे ना। क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, किन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है उनके बारे में बात करेंगे। बाकी देखो काफ़ी सारे हमारे साथी या फिर छोटे बड़े जो भाई बहन है जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा आपको निराश होने की ज़रूरत है नहीं, है ना। एक एग्जाम में फेल होने से कोई ज़िंदगी नहीं आता है। ऐसी भी बात नहीं है कि केवल और केवल अपन टेक्निकल हेल्पर के लिए बने हुए हैं, है ना। इसके अलावा अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो चीज़ नहीं है। हो सकता है भगवान आपको एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, है ना। तो क्यों न अपने को उस दिन के लिए मेहनत है वो जारी रखनी है। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े रहे ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी मेन एग्जाम के लिए देखो सबसे पहले और बेहतर तरीके से क्लासें वो ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है। बाकी पर हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब की जो भी क्लासें होती है वहाँ पे हम PDF आपको शेयर कर देते हैं। चलो बात कर लेते हैं, परीक्षा कब तक होगी, है ना। इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर टाइम कम होता है तो उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होती है, ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से करनी होती है। देखो अगर अपन बात करें ना एग्जाम के बारे में, सबसे पहले चीज़ है कि आपका जो एग्जाम कौन सी कंपनी करवा रही है ना। IBPS कंपनी करवा रही है, इसके बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता है। फिलहाल की बात करें ना तो ALP का जो एग्जाम है वो 16 से लेकर के 18 फरवरी तक आपका ALP वाला एग्जाम करवा रही है। अब देखो 16 फरवरी से पहले एग्जाम करवाई, मुझे इतना लगता नहीं है कि इतना मतलब क्या है कि तेज गति से काम करेंगे या फिर आनंद फानंद में करेंगे। IBPS कंपनी अच्छी तरीके से काम करवाती है। जो सिलेक्टेड एग्जाम सेंटर है ना, जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कोई भी अनियमितता नहीं होती, वहीं पे एग्जाम करवाती है। फॉर एग्जांपल बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम सेंटर है, वहीं पे ये एग्जाम करवाती है। तो मुझे लगता है और उसके बाद में यानी कि लगभग मान के चले तो मार्च के आसपास में, है ना, मार्च के स्टार्टिंग में करवाएं, मार्च में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेज रहेंगे। और वैसे भी देखो आर्मिनल की बात करें चाहे IBPS की बात करें, अपना जो अनुमान था ना उससे अच्छे तरीके से अपने को पढ़ाई करने के लिए टाइम दे रहे हैं। प्री में भी अपने को लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन अच्छा खासा इन्होंने टाइम दिया। तो लगता है कि देखो 45 दिनों का था, मेरे हिसाब से आपको टाइम देंगे ही देंगे 45 दिनों का, है ना। बाकी अगर इन चीज़ों को ये समझे कि बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, राजस्थान में IT की भर्तियाँ लंबे टाइम से आती है, तो आर्मिनल है वो भी उसके अंदर भी बहुत अच्छे और अच्छे लेवल के ऑफिसर है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम और भी ज़्यादा दे दे। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस दिन इतने दिनों का, मेरे हिसाब से इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में आपका देखो टारगेट मार्क्स का कट ऑफ के बारे में वैसे तो देखो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ध्यान में रख करके क्या अनुमान लगा सकते हैं अपन कि उससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हम भी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार के बच्चे पिछली बार थे, किस प्रकार के बच्चे इस बार है, कितनी वैकेंसी पिछली बार थी, क्या इस बार और पिछली बार की तुलना में पेपर में पैटर्न में परिवर्तन है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपन कुछ आइडिया कुछ अनुमान लगा सकते हैं। उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मेन एग्जाम का पिछली बार का जो सिलेबस था ना, जो पेपर पैटर्न था कुछ इस हिसाब से था, यानी कि इन्होंने क्या कर रखा था, 2 घंटे आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 150 प्रश्नों के लिए एक साथ दे रखा था। उसके बाद में इस बार जो चेंज इन्होंने किया कि भैया 40 प्रश्न हम अलग, 40 मिनट का टाइम आपको अलग देंगे और 80 मिनट का टाइम आपको अलग देंगे। इस वजह से थोड़ा सा मामला वो टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि जनरली ये माना जाता है कि टेक्निकल के अंदर एक प्रश्न को अटेंड करने के लिए जब 1 मिनट का टाइम होता है तो वो अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है। और 100 प्रश्न जब आते हैं ना तो उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिन पे अपने को विचार करने की या फिर सोचने की जरूरत होती है, वो प्रश्न टाइम भी लेते हैं। उस हिसाब से देखें तो 80 मिनट का जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कम है ना, ठीक ठाक है। एक स्पीड से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप पेपर अटेंड करते हो तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ ये अच्छा रहता है कि अगर इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते तो यहाँ पे मान लीजिए कि 30 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट अपना यहाँ पे काम आ जाता, थोड़ा सा इसकी वजह से कट ऑफ पे आपका फर्क पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ है कि पिछली बार आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, जबकि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग आप पूछोगे कितनी होगी सर, 1/4 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी नेगेटिव मार्किंग हो,
लेकिन जब 5 ऑप्शन के साथ में जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उसका डेफिनेटली प्रभाव देखने को मिलता है ना। तुक्के वाले बच्चे एक भी पास नहीं होने वाले। जो बच्चे 46 नंबर, 47 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर की रेंज से प्री एग्जाम पास किए ना, कड़ी मेहनत आपको करने की जरूरत है। अदरवाइज पीछे आपने मेहनत किया, 2 महीने आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे और ठीक है, फिर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अच्छी तरीके से आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जो बच्चे 70 और 70 प्लस स्कोर है ना, वो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है मेरे हिसाब से ना। कहीं आपको 50 नंबर वाले ओवरटेक नहीं कर जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑल ओवर देखो, पिछली बार जितना तो कंपटीशन नहीं है। पिछली बार क्या था, वैकेंसी आपकी मात्र 1512 थी, जबकि इस बार जो वैकेंसी आपकी 2163 वैकेंसी, तो वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार। और इस बार चीज़ें कुछ इस हिसाब की गई है कि बहुत ज़्यादा बच्चे स्कोर कर नहीं पाएंगे ना। तुक्के वाला मामला चलेगा नहीं, केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पिछली बार आपकी जो कट ऑफ थी लगभग मेरे हिसाब से 112 के आसपास में थी ना, सामान्य की 112-14 के आसपास में थी। तो इस कट ऑफ को तो आप भूल जाओ। मेरा अनुमान ये है कि इन सब बदलावों को देखते हुए 90 से लेकर के 100 नंबर के आसपास में आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। 100 से ऊपर किसी भी हालात में नहीं जाएगी, पेपर भले ही कितना ही सिंपल आओ। और मुझे लगता नहीं कि 90 से कम जाएगी। तो इन चीज़ों को आप अपना थोड़ा सा टारगेट में कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपके क्या ओपिनियन नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं तैयारी करने के बारे में। तैयारी करने के बारे में देखो, अगर अपन बात करें ना, 2 चीजें वो है जिन पे आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है और थोड़ा आपको सोच के टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान जीके और जो टेक्निकल है। अब आप देखो, ये चीज तो तय है कि टेक्निकल वाला पोर्शन है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेक्निकल बच्चों का बहुत अच्छा होता है ना, और नॉन टेक में राजस्थान जीके वो बहुत कम पढ़े और प्री है वो केवल टेक्निकल के आधार पर उन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो उन बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्निकल के साथ साथ राजस्थान जीके को भी अपने को टाइम अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। इसी हिसाब से राजस्थान जीके में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल जो एग्जाम्स है उनकी अच्छी खासी तैयारी है, और प्री में उन्होंने राजस्थान जीके वगैरह के अंदर नॉन टेक के अंदर अच्छा स्कोर करके प्री को क्वालिफाई किया है। तो उन बच्चों को यह ध्यान रखना है कि टेक्निकल पे इसको थोड़ा अपन लूज छोड़ सकते हैं, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान जीके में ध्यान रखिएगा, तीनों जो आपके पार्ट है ना, चाहे अपन भूगोल की बात कर ले, है ना, चाहे अपन कला और संस्कृति की बात कर ले, है ना, कला एंड संस्कृति की बात कर ले, है ना, इसी हिसाब से अगर अपन बात करें राजस्थान के इतिहास की, है ना, इतिहास की अगर अपन बात करें, इन तीनों चैप्टर की आपको, तीनों आपके जो सब्जेक्ट है इनकी अच्छी तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के पीछे या फिर टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हैं। अभी वो टाइम आया नहीं है, इनकी अच्छी तरीके से आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, पहले ध्यान रखिएगा ना। बाकी आगे मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। इंडिया जीके वाला जो पोर्शन है ना भैया, मेरी राय तो ये है कि आप केवल और कोई लूसेंट पढ़ लो, और उसके बाद में आपका जो करंट जीके है ना, करंट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। करंट देखो 6 महीने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी ज़्यादा टाइम हो तो 12 महीने का पढ़ लो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में विज्ञान वाला जो पोर्शन है, इसमें तो देखो बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। इसमें एक्चुअल क्या है कि आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी आपने पढ़ी रखी है ना। मैं सर को साइंस में क्या क्या करवाना है वो चैप्टर बता रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स है वो पूरी की पूरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। बाकी जो चीज़ें हैं, है ना, जो आपकी लूसेंट है उसके पीछे आपका जो जीएस वाला पोर्शन होता है ना, उनको पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गणित के अंदर आपको क्या करना है, 5 नंबर के पीछे बहुत ज़्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्नावली आपको नहीं आ रही उनको छोड़ दे, सारे के सारे चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गई, है ना, इसी हिसाब की जो प्रश्नावली है ना, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करके, है ना, वो चीज़ें आप पढ़ लो जो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखो टेक्निकल वाला पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा। 100 नंबर के आपको 100 प्रश्न वो पूछे जाएंगे, भले ही आपका टेक्निकल मजबूत है, भले ही आपका टेक्निकल कमजोर है, सबसे ज़्यादा आपको टाइम इसी में देने की जरूरत है। इसमें आपको एक खास चीज़ के ध्यान रखना। देखो अब क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे या तो टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं, सर ऑब्जेक्टिव की कोई पीडीएफ मिल जाएगी क्या? अभी तक बच्चों की डिमांड यही आ रही है। अभी वो दिन नहीं है कि एग्जाम आपका 10 दिन के बाद में होने वाला है, एग्जाम होने से कम 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अभी जो टाइम है इन चीज़ों का बिल्कुल भी टाइम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मेरी अगर राय मानो ना, तो सबसे पहले आपको जो भी वीडियो क्लासेज है ना, वीडियो क्लासेज जो भी है आपको अच्छी तरीके से एक बार आपको उनको जरूर देख लेना है।
भी एक बार वीडियो क्लासेज की बार में अगर अपन बात करें तो आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तो इन्होंने हटा रखी है ना। तो मेरे हिसाब से आपका जो टॉपिक अगर अपन मोटा मोटी देखें तो 30 से 32 आपके चैप्टर है उसके अंदर, है ना। 30 से 32 चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 80 से लेकर के 90 घंटे या फिर 100 घंटे मान लो, इतने घंटे के अंदर ये जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसे है कि जो पढ़ाता ही जाए, ठीक है, बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो तो 300 घंटे ही कर देगा, लेकिन उन चीज़ में फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको सिलेबस में है और उनके अंदर जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम लगा करके चीज़ों को 2 बार पढ़ो तो ज़्यादा फायदा है, बजाय इसके कि डबल टाइम दूसरी चीज़ों पे आप दो। तो मेरे हिसाब से ये मामला रहेगा। इनको आप अच्छी तरीके से एक बार तो पढ़ ही सकते हो, और ध्यान रखना जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना तो इनमें आपको नोट्स है वो साथ के साथ बनाने हैं, ठीक है। नोट्स ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ टीचर पढ़ाता जा रहे हो उसके बाद में आप साथ के साथ लिखे जा रहे हो, वो काम नहीं करना है। नोट्स का यहाँ पे मेरा मतलब है कि पूरी आप कंप्लीट थ्योरी के नोट्स है ना इस एग्जाम के हिसाब से आपके 20 से 30 पेज के अंदर बन जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली, आपको लगता है कि ये चीज़ें तो मैं आप भूल जाऊँगा 5 दिन बाद ही, तो उन चीज़ों को अलग जो पेज होते हैं ना उन पे आप लिख लो। कंप्लीट आपको डिटेल में नोट्स नहीं बनाने, वो नोट्स तो अच्छे नोट्स ऑलरेडी आपको मार्केट के अंदर अच्छे लोगों के मिले बन रहे, तो आप उन पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो हैंड रिटन नोट्स की हमारी जो मेरी खुद की है धाराशास्त्र बुक है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो आप खुद हैंड रिटन नोट्स बना के क्या करोगे, 300-350 रुपये इन्वेस्ट करोगे, तो हमारे जैसे जो फैकल्टी 7-8 साल से काम कर रही है उनके बना कंटेंट आपको अच्छे से मिल रहे हैं ना, है ना, विद डायग्राम अच्छी तरीके से, है ना, और एग्जाम वगैरह का ध्यान में रख करके किस प्रकार का कंटेंट आता है, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रख। तो आपको क्या है कि आपको हैंड अलग से आपको नोट्स नहीं बनाने, चीज़ें वही आप अलग से बनाओ जो आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे, ठीक है, बस ये चीज़ होगी। उसके बाद देखो ये चीज़ें आप एक बार कर लो, उसके बाद में आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है। बुक भले ही आप थ्योरी की 1 नहीं 2 पढ़ लो, भले भी आपका जो एग्जाम है ना इस प्रकार का होता है कि ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज हो वो जरूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंटेंट है या फिर पूरा जो सिलेबस है ना अच्छे से कवर कर रखा हो, है ना, चीज़ें आपने एक बार कम से कम देख रखी है तो आप एग्जाम में कर दोगे। अदरवाइज क्या होता है कि नई चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, वो चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं, उस सिलेबस को कभी आपने टच भी नहीं किया, तो आप उन प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। तो कंटेंट पे आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। बुक एक पढ़ो, नहीं तो आप भले ही 2 बुक है उनको भी पढ़ लो, भले ही थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, कंटेंट है ना उन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। ये तो चीज़ें वीडियो क्लासेस तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी एक तो प्री के अंदर तैयारी की है वो आपकी रिवाइज हो जाएगी, है ना। दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे, और ये करने के बाद में क्या होगा कि थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको कंटेंट पढ़ने पे करना है। उसके बाद में बच्चों का ये रहता है, देखो टेस्ट के अंदर अगर अपन बात करें ना 10 टेस्ट लगा लो बहुत है, 15 टेस्ट लगा लो बहुत है, ये नहीं कि आपको 50 टेस्ट लगाने हैं, 100 टेस्ट लगाने हैं, 150 लगाने हैं, उतना लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि टेस्ट से आपकी केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट वगैरह है ना, या फिर आपकी रैंक वगैरह उनके बारे में पता चलता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्सन याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना वो होता है कोई बुक, है ना, बुक से आप पढ़ लो ऑब्जेक्टिव पर्सन, या फिर कोई ई बुक होती है तो ई बुक से आप पढ़ लो। ई बुक में ये होता है कि टाइम के साथ में अपडेटेड आपको कंटेंट मिलता है। बुक तैयार करने में कम से कम हमारे कोई 6 महीने का टाइम लगता है, तो वो कंटेंट लेटेस्ट वैसे भी नहीं रहता। तो आपको याद करने के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक आप ले लो भले, है ना, टेस्ट लगाने जरूरी है, लेकिन इसके पीछे इसे इतना आउटपुट नहीं मिलता जितना आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन याद करने से रहता है। ये आपकी सच्चाई है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर कितने घंटे हमारे को पढ़ना चाहिए, भैया बात ये है बिना भर्तियों के भी लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे तो वैसे ही बढ़ते हैं ना। कंपटीशन का दौर है, कोई भी अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। तो आपने तो प्री एग्जाम पास भी कर लिया, तो क्यों न अपनी इस अवसर को अपने हाथ से क्यों जाने दे, है ना। तो जितना आपको अपनी बेसिक जो नीड है उनका टाइम है उसको निकाल करके जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास में टाइम मिलता है ना, सारा का सारा टाइम इन्हें 45 दिनों के अंदर आप पढ़ाई के अंदर लगाओ। बस मैं आपको ये बोलता हूँ, बाकी घंटों का कुछ नहीं बोलूँगा। जितना आपको टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पढ़ाई पर ही लगाना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करने। एक तो मैंने ये बता दिया कि स्टार्टिंग से ही आपको टेस्टों के पीछे नहीं भागना है। स्टार्टिंग से ही टेस्टों के पीछे भागोगे तो आपके ये पोर्शन वीक रह जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आपने लगा रखे और चीज़ें थोड़ी सी घुमा के पूछ लेते हैं ना, तो उसके बाद आप प्रश्न बना नहीं पाते। लेकिन ये आपने कर रखा है ना, तो वो आपको उस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। दूसरी, काफ़ी सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर इस एग्जाम के आप ऑफलाइन कोचिंग करवाते हो क्या। ये ऑफलाइन के फंडे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये 45 दिनों के टारगेट के अंदर कोई टीचर आपको 45 दिनों में कैसे आपको अच्छे से तैयार कर देगा, ये मामला बिल्कुल भी जमता नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में लाइव क्लासेज चलती है। हमारी बात कर लो, भले हमने भी लाइव बैच इसका चला रखा है ना, लाइव बैच चला रखा है। लेकिन क्या होता है कि प्री का जो आपका एग्जाम था ना, सिलेबस प्री और मेन का दोनों का सेम ही है।
तो प्री वाली जो क्लासें थी सारी की सारी हमने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो आपके पास में अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है ना तो उन क्लासों को आप अच्छी तरीके से देख लो, है ना। ऑफलाइन के अंदर वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, तो टाइम कम है, आप ऑनलाइन के पीछे जाओगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो। बाकी हमारे साथ में जो बच्चे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं ना, टॉपर्स बैच के नाम से, देखो इसका फायदा ये है कि आपका जो विद्युत विभाग का मेन एग्जाम है ना, वहां तक तो हम लाइव क्लासेस के जरिए आपको इसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, और ये एग्जाम होने के बाद में आपका जो भी एक्स्ट्रा सिलेबस रहेगा जलदायु विभाग का, उसकी भी तैयारी आपको इसमें हो जाएगी, और आपकी मेन एग्जाम की और जलदायु विभाग दोनों की टेस्ट सीरीज आपको इसकी फ्री मिल जाएगी, है ना। और प्राइस भी हमने अभी काफी सारे घटा रखे, 75% ऑफ का मतलब है कि आपको ये 600 साढ़े 600 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। 600 साढ़े 600 रुपए का मतलब ये है कि आपको दोनों भर्तियों की तैयारी, है ना, दोनों की टेस्ट सीरीज, यानी कि बहुत सारा कंटेंट, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह काफी सारी चीजें आपको मिल रही है। और ये कूपन कोड आपको अप्लाई कर लेना लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि इतनी कम प्राइस के अंदर आपको कहीं मुझे लगता नहीं कि कोई दे रहा होगा। बाकी देखो जहाँ से भी आपको जमता है, जहाँ से आपको अच्छा समझ आता है वहाँ पे पढ़ो, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और जितने भी आपके साथी है जो प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी यूट्यूब पर भी क्लासें चल रही है, उनको आप जरूर देखें, और एप्लीकेशन में जो बच्चे पेड बैच ले चुके हैं वो बच्चे भी क्लासें वो जरूर अटेंड करें, ठीक है। और जिन बच्चों को बुक की नीड है ऐप के जरिए हमारे ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि हम डाक से भेजते हैं, 3-4 दिन में 4-5 दिन में आपको मिल जाएगी। धारा शास्त्र लेटेस्ट आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन पर आधारित बुक है, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।